जी, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, ये एक फेयरली इजी चैप्टर है और काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस इसमें से ना आने के चांसेस हैं और ना ही ये टॉपिक भी कोई इतना मुश्किल है। इंडेक्स नंबर्स, देखिए इंडेक्स नंबर जो है वो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो राइज होता है ना वो होता है कंपैरिजन से। जब हम चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं ना तो उसको हम लोग जो है वो इंडेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये चीज़ें कौन सी हैं? ये एक ही चीज़ की दो रीडिंग्स हैं ओवर टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइसेस चल रही हैं, वो है जी 270 रुपीज़ पर लीटर। अच्छा, क्या ये अच्छी बात है या ये बुरी बात है? ये इस वक्त तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि पहले क्या प्राइसेस होती रही। जब हमें ये पता चलेगा आप लोगों के जहन में, तो इसका आंसर आएगा सर ये तो बुरी बात है क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है ये वो। लेकिन कंपैरिजन में देखने की ज़रूरत होती है हमेशा कुछ रीडिंग्स को कि भाई ये ओवर टाइम इसमें क्या इंक्रीज़ आया है। इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है, लेकिन जब वो अलग अकेली इंफॉर्मेशन होती है, इन आइसोलेशन होती है, तो वो उतनी मीनिंगफुल नहीं होती। जितनी मीनिंगफुल वो तब होती है जब हम उसको ट्रेंड्स के साथ देखते हैं या कंपेयर करके दूसरी कंट्रीज़ के साथ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ ठीक है या गलत है। तो अभी तो 270 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? हम दो तरह से इसको कंपेयर करते हैं। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे इस वक्त दूसरे मुल्कों की प्राइसिंग क्या चल रही है, दूसरे मुल्कों में इस वक्त इसकी क्या प्राइस चल रही है। फिर उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि उनकी अपनी प्रोडक्शन हो सकती है, हो सकता है वो जहाँ से परचेज़ कर रहे हो वहाँ से इनके मुल्क में आने के लिए कम कॉस्ट लगती हो। तो इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन प्राइस को अगर हमने उसका ट्रेंड चेक करना है ओवर द टाइम, तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं पास्ट में किसी एक रीडिंग के साथ। तो जो पास्ट में किसी भी रीडिंग के साथ कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि हम लोग इनको आपस में डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ दूसरी इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है जी, यानी कि जब हम दो चीज़ों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये आंसर उसके मुकाबले में कितना है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मिस्टर ए जो है वो 40 किलोमीटर डेली सफ़र करते हैं और मिस्टर बी 20 किलोमीटर डेली सफ़र करते हैं। जब मैं ए को बी पे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ए का सफ़र इन टर्म्स ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए को बी से डिवाइड किया। मुझे पता है यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप सुने जो मैं बोल रहा हूँ। ए का है 40 kg और 40 किलोमीटर और बी का है 20 किलोमीटर। ठीक है जी, 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। ए और बी का आपस में डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स आएगा, यानी कि ए जो है वो बी से 2 गुना सफ़र करता है। ठीक है, ए बी से 2 गुना सफ़र करता है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें ए की ट्रैवलिंग इन टर्म्स ऑफ बी मिल गई, यानी कि ए बी से कितने गुना ज़्यादा है। लेकिन वो गुना हम कैसे काउंट कर रहे हैं? वो हम ए की टर्म्स में काउंट कर रहे हैं। सही है जी। तो इसी तरह से जब हम पेट्रोल प्राइसेस को पास्ट की पेट्रोल प्राइसेस के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस पास्ट की पेट्रोल प्राइसेस से ये कितने गुना वैल्यू बढ़ गई है और कितने गुना कम हो गई। इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं जी। लेट्स सपोज हमारे पास इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस हैं एक ख़ास टाइम के ऊपर, वो टाइम पास्ट में है। पास्ट में पेट्रोल की प्राइसेस थी 120 रुपये पर लीटर और अब पेट्रोल की प्राइसेस हैं 240 रुपये पर लीटर। तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि यार 240 रुपये पर लीटर पेट्रोल की प्राइसेस थी, अब ये बढ़ के 120 रुपये पर लीटर पेट्रोल की प्राइस थी, बढ़ के 240 हो गई है। तो पास्ट से 2 गुना हो गई है, 2 टाइम्स हो गई। कितने गुना हो गई है? 2 गुना हो गई ना। ये सिंपल है, ये कैलकुलेशन सिंपल है। 2 टाइम्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम आज की वैल्यू को ऊपर रखते हैं, पास्ट की वैल्यू को नीचे रखते हैं और 2 टाइम्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन हमेशा 2 टाइम्स का इंक्रीज नहीं होता।
हमेशा 2 गुना का इंक्रीज नहीं होता। इसलिए हम ये करते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, और 100 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आता है 200 टाइम्स 200%। ठीक है जी, 200%। तो बेसिकली जब भी हम चेंज ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं, हम न्यू वैल्यू को जिसके साथ कंपेयर करना है ओल्ड वैल्यू के साथ रखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उससे हमारे पास जो आंसर आता है वो हमें बताता है कि पुरानी वैल्यू कितने गुना बढ़ गई है। इसे हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंडेक्स नंबर इज ए कंपैरिजन ऑफ ए वैल्यू विद इट्स पास्ट वैल्यू, जिससे हमें यह पता चलता है कि प्राइसेस के अंदर कितना इंक्रीज आ रहा है। सही है जी। अब वो किसी भी चीज़ की प्राइस हो सकती है, ठीक है जी। और इंडेक्स भी इसी तरह से किसी भी चीज़ का हो सकता है। इंडेक्स जो है वो सिर्फ प्राइसेस का नहीं होता, क्वांटिटीज़ का नहीं होता, एजुकेशन का इंडेक्स भी हो सकता है। एजुकेशन का इंडेक्स क्या बताएगा कि एक मुल्क में कितने % लोगों ने मैट्रिक किया हुआ था आज से 50 साल पहले, और आज कितने % लोगों ने मैट्रिक किया हुआ। उससे हमें पता चल जाएगा कि कितने % इंक्रीज, कितने लोग मैट्रिक के थे, आज कितने लोगों। फॉर एग्जांपल पास्ट में हमारे पास जो है वो 10 मिलियन लोगों ने मैट्रिक किया हुआ था, आज हमारे पास मैट्रिक करने वाले लोगों की तादाद 50 मिलियन है। तो हमारा 500% जो है वो इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है जी। 500% जो है ये 5 गुना होता है। ठीक है जी। तो इसी तरह से हर चीज़ का इंडेक्स होता है। पॉपुलैरिटी इंडेक्स भी होता है। टिकटॉकर्स का पॉपुलैरिटी इंडेक्स, पहले उनके कितने फैंस थे, फॉलोअर्स थे, अब उनके कितने फैंस और फॉलोअर्स हो गए। तो जनाब पॉपुलैरिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है, चाहे आपको बड़े भाई पकड़ के फैंटी लगाएं, पॉपुलैरिटी इंडेक्स तो बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। डाला जो है वो आए या ना आए, डाला आने से पॉपुलैरिटी इंडेक्स बढ़ता है। हमारे इससे पहले भी बहुत सारे जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, वो सहाफ़ी थे जिनको जब डाले में उठाकर ले गए तो फिर उनके यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ गए वापस आके, और फिर जो है ना वो उन्होंने फ़ायदा सही उठाया। तो ये एक दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी होता रहा। वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो नाम शाम तो हम नहीं लेते, आपको पता है, हम वैसे इशारों में बात करते हैं। तो इंडेक्स इज़ एवरीथिंग विच इज़ बीइंग कंपेयर्ड टू अनदर आइटम इन द पास्ट, और उस इंडेक्स को हम लोग कंपेयर करने का तरीका यही है। आपकी अपनी हाइट आज कितनी और आज से 5 साल पहले कितनी थी, आप उसका कंपैरिजन कर सकते हैं ओवर द टाइम। तो हम लोग बेसिकली बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, चेंजेस ओवर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स होते हैं, और बहुत सारे इंडेक्स हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्राइसेस और क्वांटिटी इंडेक्स को पढ़ेंगे। पहले तो हम प्राइसेस को पढ़ेंगे कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है, देन हम लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यानी कि हम इन्हीं रूल्स को फिर क्वांटिटी इंडेक्स के ऊपर लेकर आएंगे। ये 2 इंडेक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। पुरानी वैल्यू मैंने कभी भी ऊपर नहीं रखी किसी भी कैलकुलेशन में। अभी मैंने आपको जो कैलकुलेशन दिखाई है उसमें मैंने न्यू ऊपर रखी, न्यू ऊपर होगी, ओल्ड वैल्यू जिसके साथ कंपेयर करना है वो नीचे रखनी है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल की प्राइसेस हैं 2020 और 21 में। पेट्रोल प्राइस 2020 में 105 था और 2021 में 100 हो गया। तो हम लोगों ने जो इसका इंडेक्स कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इंडेक्स इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। करंट ईयर की जो प्राइसेस होती हैं, जिस साल का आपने इंडेक्स कैलकुलेट करना है उसे हम करंट ईयर कहते हैं, और उसकी प्राइसेस जो होती हैं उसको हम लोग प्राइसेस ऑफ करंट ईयर PC या P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। और जो इंडेक्स नंबर होता है जिसमें प्राइसेस जिस ईयर के साथ कंपेयर करनी होती हैं उसे हम P0 कहते हैं। ठीक है जी। तो हमारा बेसिकली जो इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है वो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। जिस साल के साथ कंपेयर करना होता है उसे बेस ईयर भी कहते हैं। ठीक है जी। 95% का मतलब ये है कि जब अगर हम लोग पिछले साल की प्राइसेस को 100 रखें, वैसे तो पिछले साल की प्राइसेस 105 थी, या कंपैरिजन ईयर की प्राइसेस अगर हम 100 रखें तो इन कंपैरिजन टू डैट हमारी प्राइसेस जो है वो कितनी हो गई। देखिए ये कंपैरिजन जो है ये 2 डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए इंडेक्स नंबर हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, 2 चीज़ें लेते हैं, एक प्रोडक्ट A है एक प्रोडक्ट B। इसकी ओल्ड प्राइस जो थी वो थी 100 रुपये, और न्यू प्राइस प्रोडक्ट A की आ गई है 150 रुपये। ठीक है। ओल्ड प्राइस 100 रुपये थी, न्यू प्राइस जो है वो 150 रुपये आ गई। एक और चीज़ है जिसकी ओल्ड प्राइस थी 50 रुपये
और न्यू प्राइस जो है वो 100 रुपये हो गई। दोनों में इंक्रीज कितना कितना आया है? प्रोडक्ट ए की प्राइस में कितना 50 रुपये का इंक्रीज आया, प्रोडक्ट बी की प्राइस में भी 50 रुपये का इंक्रीज आया। हम कहेंगे कि दोनों में महंगाई सेम तादाद से या सेम क्वांटिटी से हुई है, लेकिन ये वो आंखों का धोखा है जो हमें मिलता है। एक चीज़ थी जिसकी कीमत 100 रुपये थी, उसमें सिर्फ 50 रुपये का इंक्रीज आया है, यानी कि जितनी उसकी कीमत थी उसका आधा उसमें इंक्रीज आया। और एक और चीज़ थी, जितनी उसकी कीमत थी उतना ही उसमें इंक्रीज आ गया। तो इनमें एक्चुअली जो इम्पैक्ट है वो डबल का है कि बी जो है वो डबल महंगा हो गया ए से। ये कैसे पता चलेगा? ये इनके इंडेक्स नंबर से पता चलेगा। तो जब मैं इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, ए के केस में इंडेक्स बनता है 150 तकसीम 100 ज़रब 100, तो इसका इंडेक्स बनता है 150% का। बी के केस में इंडेक्स बनता है 100 तकसीम 50 ज़रब 100, 200 का। तो बेसिकली दो डिफरेंट प्राइसेस के अंदर, दो डिफरेंट कमोडिटीज़ के अंदर चेंज को भी हम लोग यहाँ से आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ की प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, तो वो इंडेक्स नंबर से आएगा। हालांकि देखा जाए तो ये भी 50 रुपये महंगा हुआ है, ये चीज़ भी 50 रुपये महंगी हुई है, लेकिन जब इनके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, इससे ज़्यादा स्पीड से महंगा हुआ। तो इंडेक्स नंबर सेज कि हमारी जो करंट ईयर की वैल्यू, जैसे 150% का मतलब है कि करंट ईयर्स वैल्यू is 50% more than the base year, क्योंकि बेस ईयर का 100% है इसके अंदर और 50 ऊपर चला गया। तो इसका मतलब है कि हमारी जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं वो बेस ईयर से 50% ज़्यादा है। इसी तरह से 95% में, अब देखें ये 100 से कम हो गया ना, तो हम कहेंगे कि करंट ईयर प्राइसेस आर, अब 95 है, इसको 1 में से माइनस करना है, 5% लोअर देन द बेस ईयर। ठीक है जी, करंट ईयर प्राइसेस आर 5% लोअर देन द बेस ईयर। अगर 95% होगा तो 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 95%, और जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि करंट ईयर की प्राइसेस कम हो रही, और जब पॉजिटिव होगा तो 150% में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कि कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, इनके 1 से जितना दूर है, 1 से अगर वो नीचे है तो हम कहेंगे कि करंट ईयर की प्राइसेस में कमी आ रही है। देखो नज़र भी आ रहा है, जो हमने एग्जांपल ली थी 105 और 100 की, पिछले साल 105 था, अब डिक्रीज होकर 100 हो गया। ऐसे केस में जब वैल्यू कम हो रही है तो हमारा इंडेक्स नंबर लेस देन 100% आएगा, और जितना वो 100% से कम होगा हम कह सकते हैं कि उतने परसेंट प्राइसेस में डिक्रीज आया है। ठीक है, इसी तरह से अगर इंक्रीज होगा वैल्यू में तो हम ये कहेंगे कि 150% करंट ईयर वैल्यू इज, वो 1 से जितना दूर है वो 1 से ऊपर है। अगर 1 से नीचे जाए तो वो डिक्रीज है, 1 से ऊपर जाए तो इंक्रीज है। अच्छा, 1 से जितना नीचे जाएगा उतने परसेंट का डिक्रीज है, 1 से जितना ऊपर जाएगा उतने परसेंट इंक्रीज है। तो ये इंडेक्स नंबर की जो है वो वैल्यूएशन होती है। अच्छा, प्राइस इंडेक्स नंबर जो होता है, ये सिंपल प्राइस इंडेक्स हम किसी भी एक क्वांटिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 1 ईयर। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जब आपको एक से ज़्यादा सालों के लिए जो है वो प्राइसेस बता दी जाती हैं तो उसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा बेस ईयर कौन सा है। नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेस ईयर एक ऐसे साल को रखा जाता है जिस साल के बाद से अभी तक चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुई हैं। हमारे मुल्क के स्टैटिस्टिक्स जो है, हमारे मुल्क की औकात या हमारे मुल्क के जो है ना वो इकनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं। हर साल थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, लेकिन एकदम से कुछ सोना नहीं निकला आया या बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। जैसे एकदम से जो है वो कोविड आ जाता है या जंग लग जाती है एक मुल्क के अंदर, तो हम लोग एक बेस ईयर, एक फ़िक्स ईयर रखते हैं, उस फिक्स ईयर से हर साल को कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 21, 22, 23, 24 इन सारे सालों का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में वी कैन से कि हमारा बेस ईयर जो है वो 2020 है।
ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम 2020 के ऊपर ही बेस करें हर चीज़ को, लेकिन मोस्टली ये सबसे पुराना साल होता है जिसका डाटा अवेलेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर KSE 100 इंडेक्स जो है वो आपको ये नाम इस तरह से सुनने में आता है। बेसिकली वो क्या होता है जी, वो इतने 1000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया और ये हो गया और वो हो गया, मार्केट में नहीं मच गई, इस तरह की खबरें आप लोग सुनते हैं। तो ये जो इंडेक्स नंबर होता है बेसिकली इन्होंने किसी एक डेट को जो बहुत पास्ट में है, शायद 1960 की किसी डेट पे जितनी ट्रांजैक्शंस हुई थी उन सब को काउंट कर लिया हुआ है कि ये हमारा बेस ईयर है। उसके बाद हर रोज़ की ट्रांजैक्शन को उससे कंपेयर करके बताते हैं कि आज इतना पॉइंट्स ऊपर चला गया, इतना पॉइंट्स नीचे चला गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारे पास इंडेक्स नंबर्स के अंदर ख़ासतौर पे ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं इसमें बड़ा पुराना ईयर बेस ईयर के तौर पे हम लेते हैं और हर रोज़ को उससे कंपेयर करके देखते हैं कि आज हम उससे कितना आगे या कितना पीछे। तो नॉर्मली होता यह है कि बेस ईयर एक ऐसा टाइम पीरियड या एक ऐसी डेट होती है जिस डेट के बाद हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुई है। तो जिस भी साल को आपने बेस लेना है हमारा आंसर जो है वो उसी हिसाब से वैल्यूएट होगा। फॉर एग्जांपल 2021 के अंदर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, 2021 का 100 था पेट्रोल की प्राइसेस, तो हम 2021 का कंपैरिजन बेसिस पर 2020 करेंगे तो हमारा 95 आएगा। 2022 90 है, 90/105, यानी कि बेस ईयर हमारा 105 ही है। हम हर साल वही करेंगे और हर साल का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसको कंपैरिजन के दौरान देखेंगे तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन और तरीके से पता चलेगी। देखें 105 से 100 के दरमियान में प्राइसेस डिक्रीज हुई, उसके बाद प्राइसेस और डिक्रीज हुई, प्राइसेस बढ़ गई। 2023 के अंदर प्राइसेस बढ़ गई, 2022 से 2023 में प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2023 का इंडेक्स नंबर अभी भी देखेंगे तो वो कहेगा 90%। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका ये मतलब है कि प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं? जी नहीं, प्राइसेस तो बढ़ी हैं, लेकिन क्योंकि हमने बेस ईयर 2020 का रखा हुआ था इसलिए अब हमारी वैल्यूज के अंदर कोई इतना हमें इंक्रीज नजर नहीं आया, क्योंकि 2020 जो हमारा बेस ईयर है उसमें ऑलरेडी प्राइसेस जो है वो ज्यादा है। तो ये बहुत जरूरी होगा कि आपका बेस ईयर क्या है, इससे आपको पता चलेगा कि आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे करनी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जब हम बेस ईयर एक ईयर ले लेते हैं और उस साल से कंपैरिजन करते हैं तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? फॉर एग्जांपल 98% की जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या होगी? मैं कहूँगा कि प्राइसेस ऑफ 2024, ये 2024 का है ना इंडेक्स नंबर, प्राइसेस ऑफ 2024 इज 2% लोअर देन द प्राइसेस ऑफ, कौन सी प्राइसेस? जो कि हमारे बेस ईयर की हैं। बेस ईयर की प्राइसेस क्या है? 2020। अगर मैं 2020 की बेसिस रखूंगा तो मेरी प्राइसेस जो है ये 2% लोअर है। अगर मैं पिछले साल की बेस रखूंगा तो मेरी प्राइसेस तो बढ़ी हैं, 2023 से 2024 में प्राइसेस बढ़ी नहीं है। अगर मैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करूं, इंडेक्स नंबर फॉर 2024 ऑन 2023, यानी कि उससे पिछले साल को बेस बनाऊं तो मेरा इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 103/95 ज़रब 100 कितना बनता है? 103 डिवाइडेड बाय 95 मल्टीप्लाई बाय 100, 108। तो देखें ज़रा क्या बात हुई, वो ये कि अगर मैं 2023 को बेस लेता हूं तो मेरे 2024 के आंसर्स ये आएंगे कि प्राइसेस ऑफ करंट ईयर आर 8% हायर देन द लास्ट ईयर। तो इट इज़ रियली डिपेंडेंट ऑन कि आप बेस ईयर कौन सा लेते हैं। ये हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है, बड़े पैमाने पे जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है ना खबरों के ज़रिए, तो वो क्या करते हैं, जब उन्होंने किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल तरक्की का इंडेक्स बढ़ा के दिखाना होता है ना, तो वो किसी ऐसे साल को ढूंढते हैं पास्ट में जो सबसे कम जिसमें तरक्की हुई हो उसके साथ कंपेयर करके बता देते हैं और कहते हैं जनाब देखें हमारी तरक्की बढ़ गई है, हमारा पर कैपिटल इनकम बढ़ गया है, ये वो इस तरह से। तो वो तो कह देते हैं कि जनाब हमारी जो है ना वो तरक्की इतनी हुई है, ठीक है, लोगों का वो पर कैपिटल इनकम इतनी बढ़ गई है और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन फिर जो उसी वक्त जो अपोजिशन में लोग बैठे होते हैं ना, वो फिर कोई ऐसा ईयर ढूंढते हैं पास्ट में जिसमें ये चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, फिर उसके साथ उसको कंपेयर करके कहते हैं कि ले ये तो कम हुई है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ खींचातानी चलती रहती है। डिपेंड करता है कि बेस ईयर आपका कौन सा है, क्योंकि आपने बेस ईयर को कंपेयर करना होता है। तो इसलिए बेस ईयर की हेरा फेरी से एक नुकसान ही होता है
कि आपकी इंटरप्रिटेशन जो है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो फिर अब देखें ना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो रही हैं, तो हमने कहा कि यार अगर तो ये प्रॉब्लम है तो फिर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इसका सोल्यूशन आया चेन बेस इंडेक्स की फॉर्म में, कि हर साल का उसके पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें। ये ना करें कि साल को वो एक हम लोगों ने सोचा हुआ है एक साल उसके साथ कंपैरिजन करते जाएं, ऑपोजिशन वालों ने एक साल पकड़ा हुआ है वो उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो उससे चीज़ें जो है ना वो हमेशा महंगी नज़र आती हैं। और गवर्नमेंट वालों ने एक और साल ढूंढा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2006, तो उसके साथ सोच के उन्होंने कहा कि यार हमेशा हम इसके साथ कंपेयर किया करेंगे तो हमें सब अच्छा नज़र आएगा। ऐसा ना करें, हम लोग प्राइसेस को कंपेयर करें ओवर टाइम विद द इमीडिएटली प्रीवियस अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इसे हम चेन बेस इंडेक्स कहते हैं, कि जब हम हर साल को उसके पीछे वाले साल के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग 103 के लिए बेस ईयर रखेंगे 95, 95 के लिए बेस ईयर रखेंगे 90, 90 के लिए बेस ईयर रखेंगे 100, 100 के लिए बेस ईयर रखेंगे 105। उससे क्या होगा कि सबसे लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन बेस में आ जाएगी, तो आपको इंफॉर्मेशन के अंदर ट्रू ट्रेंड्स नजर आएंगे। अब देखें 2021 में क्या हुआ था, 2020 की निस्बत प्राइस इंक्रीज हुई थी, तो हमें जो है वो इंक्रीज का ट्रेंड नजर आया। डिक्रीज हुई थी 105 से 100 हो गई थी, तो हमें डिक्रीज का ट्रेंड है। 100 से 90 हुई, फिर डिक्रीज नजर आया। 90 से 95 हुई, इंक्रीज नजर आ गया। और 95 से 103 हुई तो 108। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम इसे चेन बेस्ड इंडेक्स कहते हैं, इसे हम चेन बेस्ड कह सकते हैं। और ये वाला जो है हमारा, इसे हम फिक्स्ड बेस कह सकते हैं, कि हम लोगों ने पास्ट की एक डेट को फिक्स कर लिया हुआ है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। फिक्स बेस मेथड के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सबसे आखिरी साल ही आपका एक जो है वो फिक्स बेस हो, आप उसके अलावा कोई और ईयर भी फिक्स बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिक्स बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं कोई और ईयर भी। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका आंसर जो है वो 100% भी आए तो इसका ये मतलब होगा, अभी तो हमने कहा ना कि 5% है, 98% है, तो इसका मतलब है कि 2% का डिक्रीज़ है। 108% था तो हमने कहा था कि 8% का इंक्रीज़ है। अगर आपका इंडेक्स एग्जैक्टली 100% आ जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। 100% तभी आता है जब आपने कैलकुलेशन के अंदर ऊपर जो अमाउंट लिखी है नीचे भी एग्जैक्टली वही अमाउंट लिखी हो, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि अगर नीचे 105 है तो ऊपर भी 105 है, तो ऐसे केस में इसका आंसर 100% आता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये सवाल भी पूछ लेते हैं, आप बता सकते हैं जी कि जनाब अगर करंट ईयर की वैल्यू और बेस ईयर की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो तो इंडेक्स नंबर 100% आता है। या अगर उसने कहा इंडेक्स नंबर 100 है और करंट ईयर की वैल्यूज़ दी गई हों और बेस ईयर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कहें, तो आप कहें जी जो करंट ईयर की वैल्यू है वही बेस ईयर की वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा जी, होता ये है कि हमें ओवरऑल इस परसेंटेज से क्या पता चलता है, हमें यह पता चलता है कि महंगाई कितनी हो रही है। ठीक है जी, हमें यह पता चलता है कि महंगाई कितनी हो रही है। अगर प्राइसेस जो है वो 8% हैं, 8% से बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल महंगाई की शरह 8% है। तो जो इन्फ्लेशन होती है वो 8% है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है जी। वैसे तो इन्फ्लेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, उसके अंदर हज़ारों फैक्टर्स आते हैं, लेकिन वी कैन रफली से कि यार अगर प्राइसेस 8% बढ़ रही हैं तो यही तो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइसेस में परमानेंट इंक्रीज हो जाना। तो अब ओवर द टाइम प्राइसेस में परमानेंट इंक्रीज नज़र आ रहा है। अब जैसे देखें 2024 को हम लोगों ने 2020 के साथ कंपेयर किया है, तो हमारे यहाँ ये 98% आया है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन नहीं हुई, डिफ्लेशन हुई है। हमने 5 सालों दो डाटा पॉइंट्स को आपस में कंपेयर किया जो आपस में एक दूसरे से 5 साल दूर हैं, तो हम कहते हैं कि यार अच्छा ये तो डिक्रीज हो गया 2% डिफ्लेशन। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि पेट्रोल प्राइसेस में तो कमी आई है लेकिन कुछ और चीज़ों में इंक्रीज हो गया है। ठीक है जी। एक बंदा जो पेट्रोल को इस्तेमाल ही नहीं करता है उसके लिए तो महंगाई नहीं हुई है, या पेट्रोल की प्राइसेस में इंक्रीज जो है वो सिर्फ ये एक चीज़ जो है ये आपकी 100% इन्फ्लेशन का इंडिकेटर नहीं हो सकता। आल्दो कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं हर चीज़ में इंक्रीज़ होता है, किराए बढ़ जाते हैं, चीज़ों को लाने की ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ की कॉस्ट में शामिल होती है और उससे वो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी महंगी हो जाती है। लेकिन हमेशा महंगाई जो है वो सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से नहीं होती। कुछ देखें ना, पेट्रोल 5 रुपये महंगा हुआ
तो गाड़ी वालों ने 10 रुपये 20 रुपये हर सवारी का किराया बढ़ा दिया। ये भी ज़्यादती होती है ना, ये हम पाकिस्तानी करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा महंगाई वैसे भी घरेलू आइटम्स में सबसे ज़्यादा महंगाई सौदा लाने वाले बच्चे की वजह से होती है, ऐसे ही ना। यानी कि वो क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ महंगी हुई होती है, बाकी वो कहते हैं जी वो इसने बढ़ा दी। हमारे यहाँ ऐसे ही हुआ, कोई एक हुकूमत आती है तो हम क्या करते हैं, प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ती हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें 20 रुपये उसमें वो अपने कीमत बढ़ा के कहते हैं यार ये हुकूमत बढ़ा रही है जो भी कर रही है। तो खैर सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो 8% इन्फ्लेशन को हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने सिर्फ पेट्रोल ही तो इस्तेमाल नहीं करना, हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी। तो होना ये चाहिए कि हम ओवरऑल प्राइसेस को देखें, बहुत सारी कमोडिटीज़ की जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले जो है वो पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी वासा का बिल होता है, या जो भी अगर आप पानी परचेज़ करते हैं, अगर नहीं तो मोटर चलाते हैं, बिजली यूज़ होती है। उसके बाद आप खाते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, आप पहनते हैं, पहनने की चीज़ें हैं, आप अपने काम शाम पे जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और उसकी चीज़ें हैं, आप वहाँ पे जो भी काम करते हैं, जो सर्विसेज लेते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, इन सारी चीज़ों की कीमत जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो मैं सीधा सीधा पेट्रोल की प्राइसेस पे ये नहीं कह सकता कि चीज़ें कैसे महंगी होंगी या चीज़ों में इन्फ्लेशन है कि नहीं है। मुझे उन सारी चीज़ों की कीमत प्राइस लेनी होगी, मुझे उन सारी चीज़ों की कीमत लेनी होगी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, फिर पता चलेगा कि महंगाई हुई है या नहीं हुई। तो जनाब प्रॉब्लम ये है कि हम एक इंडिविजुअल आइटम की बेस पे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि महंगाई हुई है या नहीं हुई है। तो मुझे एग्रीगेशन करनी पड़ेगी, मुझे तमाम प्राइसेस जो चीज़ें जो तमाम कमोडिटीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ उनको एग्रीगेट करना पड़ेगा। अच्छा, एग्रीगेट करने से आपका सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा, आप सवाल नहीं कर सकेंगे। अगर मैं कहूँ कि जी 800 आइटम्स हैं जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं या महीने में इस्तेमाल करते हैं एक दफ़ा, और उनकी कीमतें जो है वो आप पे डिपेंड करती हैं, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन द क्वेश्चन को आसान रखने के लिए हम ये अज्यूम करते हैं कि हम लोग सिर्फ ये 6 आइटम्स इस्तेमाल करते हैं। इन 6 आइटम्स की प्राइसेस को आपस में कंपेयर करके हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली में इन्फ्लेशन कितनी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट करने का मतलब होता है सम करना। क्या करना जी? सम करना। हम सम कर देंगे, जमा कर देंगे वो तमाम आइटम्स की प्राइसेस को जो हम इस्तेमाल करते हैं। 2020 और 21 के अंदर वीट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आटे को कहते हैं जी, प्राइसेस 60, 65 और 70। पेट्रोल की प्राइसेस, हाउस रेंट, राइस, गोल्ड और कार। ओके, ये सारी चीज़ों की कीमत जो है वो हम लोगों ने लिखी है और हमने सोचा है कि भाई यही चीज़ें हम परचेज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी प्राइसेस के अंदर जो इन जनरल इंक्रीज़ है वो हमें नज़र आया। 2020 में इन सारी चीज़ों की कीमत अगर हम जमा करें तो 11 लाख रुपए बनती है, 2021 में 13 लाख रुपए बनती है। हमने इनको जमा करके इनका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि ओवरऑल चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। 116% जो है वो इसका इंक्रीज़ आया है। 116% हो गया, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कितनी परसेंट है? 16%। मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तो हैं हज़ारों आइटम्स, सारी आइटम्स की प्राइस लेकर उनको कंपेयर करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, जो लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन सवाल को समझने के लिए मैंने आपको ये 6 आइटम्स लिए हैं और इन 6 आइटम्स की प्राइसेस को कंपेयर किया है। तो हमें पता चला कि हम लोगों ने तमाम आइटम्स की प्राइसेस को जमा करके करंट ईयर की डिवाइडेड बाय तमाम आइटम्स की प्राइसेस जो कि पास्ट ईयर की हैं, बेस ईयर की हैं, हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमारा फिर पता चलेगा। अब सही है, अब हमारे पास हर आइटम का इम्पैक्ट आ गया है, हर आइटम का इम्पैक्ट हमारे पास हमारी प्राइस इंडेक्स के अंदर आ गया है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि लोग ना फार्मूले को देखकर फ़ौरन से डर जाते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, हम हर साल की प्राइसेस को जमा करेंगे, हर सारी आइटम्स की प्राइसेस को जमा करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे। तो ये होता है जी समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। ये समीशन का साइन कहता है कि सारी आइटम्स को जमा करें, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली यही वही फार्मूला है जो कि था प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये है कि क्योंकि आइटम्स बहुत ज़्यादा है तो हम इन सबको सम कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा ये भी बात ठीक हो गई, लेकिन इसमें ना एक और प्रॉब्लम है इस कैलकुलेशन के अंदर। इस कैलकुलेशन के अंदर एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यार वीट की प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं 65 से 70, ठीक है जी। राइस की प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं आया, गोल्ड जो है वो सस्ता हो गया।
और गाड़ी जो है वो महंगी हो गई है। इसमें हर यूज़र हमेशा हर चीज़ परचेज नहीं करेगा। गैर शादीशुदा लोगों का गोल्ड से क्या ताल्लुक, क्या ख्याल है? गोल्ड तो शादीशुदा लोगों के लिए, कार तक तो हमारी औकात नहीं हम पहुंचने की, तो हमें इन चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो बेसिकली जब हम हर चीज़ की आइटम की प्राइसेस को जमा करते हैं तो कुछ आइटम्स हमने कंज्यूम ही नहीं करनी होती, हमारे इंडेक्स नंबर में उसका इम्पैक्ट भी आ जाता है, जिससे इंडेक्स नंबर गलत हो जाता है। हमें मार्केट में जो इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ती है वो और है, और कैलकुलेशन करने से कुछ और आ गई। इसी तरह से कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, जिनकी क्वांटिटी जो मैंने इस्तेमाल की है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसका इम्पैक्ट, उसमें इंक्रीज का इम्पैक्ट जो है वो मुझे ज़्यादा नज़र आना चाहिए। देखें, वीट का 5 रुपये का इंक्रीज है और पेट्रोल का 5 रुपये का डिक्रीज है। जब हम इनको जमा करते हैं तो इन दोनों का नेट इफेक्ट जो है वो 0-0 हो जाता है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार हम सिर्फ वीट और पेट्रोल प्राइसेस की एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 65 और 150, 105 कितना होता है, 170 बटा 170, सिर्फ दो चीज़ों का अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका मतलब है कि कोई इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन क्या मैं उतना ही पेट्रोल इस्तेमाल करता हूं जितना मैं आटा इस्तेमाल करता हूं? तो मुझे ये चीज़ भी फैक्टर इन करनी है, यानी कि ये चीज़ भी मुझे फैक्टर में डालनी है कि मैं कौन सी आइटम की या कौन सी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करता हूँ। फिर उसके बाद पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली में कितना इम्पैक्ट है, क्योंकि इन सारी चीज़ों की प्राइसेस से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल आप सो रहे हो, कोई आपको आके उठा के ओए उठो महंगा हो गया सोना, आप कहेंगे यार मुझे क्या टेंशन, ठीक है, मेरे घर वाले शादी करते हैं ना, मैंने कोई सोना परचेज कर रहे हैं, तो भाई महंगा हो गया सोना, सोना महंगा हो गया, सस्ता हो गया, आजकल तो वैसे बहुत महंगा हुआ है हमारी बला से, हमें क्या टेंशन। खैर ख़वातीन को भी टेंशन नहीं होती, वो जब सोना महंगा हो जाता है वो कहती है भाई हमने कौन सा बेचना है, हम संभाल के रखेंगे मुश्किल वक्त के लिए। वो मुश्किल वक्त नहीं आता, बंदा अगले जान निकल जाता है, ठीक है, तो वो मुश्किल वक्त जो है वो नहीं आता। तो बहरहाल कुछ चीज़ों की प्राइसेस का इम्पैक्ट होगा, कुछ चीज़ों की प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन जो है ये मज़े की नहीं लग रही मुझे। बजाय इसके कि मैं हर आइटम की प्राइस कैलकुलेट करूं, मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि हर आइटम के ऊपर मैं, एक आम आदमी, आम जनता कितने पैसे खर्च करती है, ठीक है, क्योंकि प्राइस इंडेक्स से तो प्राइसेस का फ़र्क जो है वो मेरे ऊपर आता है, हालांकि मुझे हर आइटम की प्राइस का फ़र्क इम्पैक्ट नहीं करता। तो मैं वो 8000 आइटम्स में से 3000 आइटम्स ऐसे निकालूंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करता, कैट फूड्स हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। कैट फूड की प्राइसेस के बढ़ने या कम होने से मेरे इंडेक्स नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है कैट फूड, ठीक है। तो इसी तरह से मैं ये कैलकुलेट करूँगा कि मैंने कौन सी चीज़ें जो है वो ख़रीदी हैं और वो चीज़ें जो हैं उनका ओवर द टाइम क्या इंक्रीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे प्राइसेस की जगह पर रखना होगा खर्चा, एक्सपेंडिचर, कि मैं खर्चा कितना करता हूँ। 2020 में मेरा खर्चा कितना हुआ था, 2021 में मेरा खर्चा कितना होगा। तो वो कैसे आएगा, देखो वीट की 65 रुपये प्राइस है, जब तक मैं ये ना लिखूँ कि वीट की मैं क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करूँगा, फॉर एग्जांपल वीट की क्वांटिटी मैं 500 केजी इस्तेमाल करूँगा, खैर 500 केजी तो ज़्यादा हो गया, मेरी फैमिली बड़ी है, चलो हम लोग कहते हैं कि जी वीट जो है वो मैं 40 केजी इस्तेमाल करूँगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मेरा टोटल खर्चा हुआ कितना हुआ है। तो बजाय इसके कि मैं प्राइसेस को जमा करूं, अगर मैंने इन्फ्लेशन फाइंड आउट करनी है तो मैं उनकी क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल मैं एक्सपेंस कैलकुलेट करूंगा कि मेरा एक्सपेंस कितना है 2020 का और 2021 का टोटल एक्सपेंस, कि सेम चीज़ें अगर मैं 2020 वाली इस्तेमाल करूं 2021 में भी तो मेरा कितना खर्चा होगा। तो इसे हम कहते हैं वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें हम हर साल की प्राइसेस को हर साल की क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट ये करते हैं कि हमने इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आगे वाले अभी मल्टीप्लायर्स जो है ये आप इनको भूल जाएं। प्राइसेस हैं, फॉर एग्जांपल वीट जो है 2020 में मैंने 65 केजी और 2021 में 70 केजी की प्राइस है, मैंने इस्तेमाल किया 2020 में 100 केजी और 2021 में 105 केजी। पेट्रोल 105, 100 केजी 72, 250। तो जनाब इसी तरह से हर क्वांटिटी को मैं कितना कितना इस्तेमाल करता हूँ, इसके लिए हमारे पास जो होता है
वो ये होता है कि मैंने टोटल खर्चा कितना किया। 2020 की आइटम्स 2020 में कितने की आई, तो 2020 की प्राइसेस जिसे हम पी नॉट और क्वांटिटीज़ को क्यू नॉट कहते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पी नॉट क्यू नॉट आएगा। ठीक है जी, पी नॉट क्यू नॉट। ये पी नॉट क्यू नॉट क्या है? बेसिकली माई एक्सपेंस इन बेस ईयर। ओके, अगर मैं ये कहूँ, ये बीच वाले दो कॉलम्स को अभी जो है ना वो फॉर द टाइम बीइंग आप इग्नोर कर दें, ये वाला कॉलम सोचिए P1 Q नॉट, कि अगर वही वाली चीज़ें जो मैं बेस ईयर में परचेज करता रहा हूँ, अगर मैं वही वाली सारी चीज़ें करंट ईयर में भी परचेज करूँ, तो करंट ईयर की प्राइसेस के साथ तो जो मेरे पास जो है ना वो खर्चा आएगा P1 Q नॉट, करंट ईयर की प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटीज। इसे मैं कहता हूं एक्सपेंस इन करंट ईयर सीधी सी बात है, अगर जो चीज़ें मैंने 2020 में इस्तेमाल की थी वो आज परचेज करूंगा तो कितने की पड़ेंगी। तो ये है जनाब मेरा इंडेक्स नंबर 114200 डिवाइडेड बाई 114060, यानी कि करंट ईयर की प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइसेस। हम ऐसे ही करते हैं ना, हम लोग इंडेक्स नंबर कैसे बनाते हैं, हम कहते हैं प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, पी नॉट। प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। तो जनाब ये हमारा फार्मूला होता है ना इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर का फार्मूला होता है जी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। लेकिन आपने हर एक के साथ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई कर देनी है। नीचे तो मेरा खर्चा आएगा जो मेरा उस साल हुआ था, और ऊपर मेरा खर्चा आएगा जो मेरा इस साल हुआ है। ठीक है जी, और इन सब को जमा कर दिया जाए, तो समीशन का साइन लगाने का मतलब है इन सब को जमा कर दिया जाए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला आपने ऐसे ही बनाना है, पीसी ओवर पी नॉट लिखना है, फिर बेस ईयर की क्वांटिटीज दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी है, फिर समीशन साइन लगाना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली हमारा इंडेक्स नंबर ये वाला जो है इसे हम कहते हैं प्यार से लेस्पेयर इंडेक्स नंबर, लेस्पेयर इंडेक्स। इसको बेस ईयर इंडेक्स भी कहते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने सोचा कि दो बेस ईयर में हमने कितनी चीज़ें कंज्यूम की थी, हमने उन कंजम्पशन को सामने रखते हुए अपनी प्राइसेस को बेस ईयर की और करंट ईयर की प्राइसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके तो अपना जो है ना इंडेक्स नंबर बना लिया। तो अगर हम बेस ईयर की प्राइसेस को सामने रखते हुए बेस ईयर की क्वांटिटीज को सामने रखते हुए कैलकुलेशन करें तो उसे लेस्पेयर इंडेक्स कहते हैं। इसी तरह से एक और कैलकुलेशन हो सकती है, फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से बनेगा, पीसी ओवर पी नॉट लिखेंगे और क्वांटिटीज में करंट ईयर की क्वांटिटीज लिख देंगे और इसको सम कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये हमारा पाशी इंडेक्स होता है। पाशी और फिशर ये दो बंदों के नाम समझ लें। ये करंट ईयर इंडेक्स होता है। अब इसमें क्या है, इसमें जो वेट है आपका वो करंट ईयर की क्वांटिटीज है। लेस्पेयर में जो आपका वेट है वो है बेस ईयर की क्वांटिटीज, और पाशी में जो आपका वेट है वो करंट ईयर की क्वांटिटीज होती हैं। याद रहेगा? अच्छा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है प्राइसेस के बढ़ने से। ये चीज़ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, डिमांड और सप्लाई कर्व्स के अंदर। ठीक है जी, डिमांड और सप्लाई कर्व के अंदर हम सिर्फ डिमांड कर्व की बात करते हैं। किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो यूज़र उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है
तो यूज़र उसका इस्तेमाल कम कर देता है। लेस्पेयर इंडेक्स के अंदर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग देखो ऊपर भी बेस ईयर की क्वांटिटीज ले रहे हैं, नीचे भी बेस ईयर की क्वांटिटीज ले रहे हैं। यानी कि हम लोग कहते हैं कि प्राइस के बढ़ जाने से यूजर अपनी क्वांटिटी को कम नहीं कर रहा। प्राइस थी 65 रुपए, हमने बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। प्राइस थी 70 रुपए, फिर भी हमने बेस ईयर की क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई किया। तो प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को भी ये देखें, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को भी हमने बेस ईयर की क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई किया। यानी कि हमने इस चीज़ का फैक्टर ही नहीं लिया कि प्राइसेस के बढ़ने से यूज़र इस्तेमाल कम करेगा। जैसे पेट्रोल बढ़ने के बाद हम लोगों ने इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया। जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, हमने कहा यार अब जो है ना वो जो हम लोग बाज़ार जाते थे, ये अपने स्टॉप पे ही जाना होता था तो हम मोटरसाइकिल पे चले जाते थे, अब नहीं जाया करेंगे। ठीक है, फिर कुछ हमारे जवान होते थे जिनका अपना पेट्रोल नहीं होता था, जिन्होंने अब्बे से पैसे लेके गए, उन्होंने कहना था कि यार पैसे तो अब्बे के लगे हैं, टेंशन कोई नहीं है, हम अभी भी बाइक पे ही जाएंगे, हमारी आवाम का दिल करे तो वॉशरूम भी बाइक पे जाए, है ना। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे चीज़ महंगी होती जाती है, यूज़र का बिहेवियर है कि वो चीज़ों का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम होती है, वो आपका जो उसका जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ बनता है। कोई चीज़ महंगी होती जाएगी, आप कम इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात है। ग्राफ का पता है या नहीं है, ये एक सिंपल फिनोमिना है कि चीज़ के महंगा होने से उसका इस्तेमाल कम हो जाता है। अगर आपको एक बर्गर आज 200 रुपये का 300 रुपये का मिल रहा है, अगर वो 2000 रुपये का मिलना शुरू हो जाए तो बहुत सारी आवाम की पहुंच से वो बाहर हो जाएगा, लोग उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। लेकिन लेस्पेयर इंडेक्स भाई जो है वो कहते हैं कि यार प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो इस चीज को इग्नोर कर देता है कि लोग प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी कम इस्तेमाल करेंगे। जब वो इस चीज को इग्नोर कर देता है, देखो एक्चुअली क्या है, लोगों ने क्वांटिटी कम कर दी है, लेकिन लेस्पेयर भाई ने कैलकुलेशन में कम तो तियां रखे उन्हें। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना, उसने स्पीड कम नहीं की, उसने अभी भी क्वांटिटी जो है वो 100 kg ही रखी है। तो उसने बेसिकली इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट कर दिया है, उसने ज्यादा इन्फ्लेशन बता दी, क्योंकि लोगों ने क्वांटिटी तो कम कर दी है ना, तो यार ये क्वांटिटी कम हो गई है, ऊपर वाला जो आइटम है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने क्वांटिटी क्यू नॉट इस्तेमाल नहीं की, थोड़ी कम कर दी, क्योंकि महंगा हो गया। तो जब पी करंट ईयर की प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। सही है। अच्छा, इसी तरह से जो पाशी भाई है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पास्ट के ईयर के लिए भी करंट ईयर की क्वांटिटीज को बेस रखा है। इन्होंने ये कहा है कि यार देखो, करंट ईयर की प्राइसेस को करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में भी जो प्राइसेस हैं वो कम होने के बावजूद हम अपनी क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो बढ़ा नहीं रहे। दोनों में एक ही तरह का एरर है। एक जो है वो कहता है कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम नहीं होगी, दूसरा कहता है कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं। तो दोनों में एक ही तरह का एरर है, जिसे हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की वजह से एरर आ गया। तो इसका ये मतलब है कि जो लेस्पेयर इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है, ओवरस्टेट द इन्फ्लेशन, और पाशी प्राइस इंडेक्स जो है ये इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करता है। तो जब दो चीजें ऐसी हों जो एक ही आइटम के ऊपर दो डिफरेंट तरीकों से इंपैक्ट निकाल रही हैं, तो इनको एक दूसरे का इंपैक्ट जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास एक आइटम आती है जिसे हम फिशर कहते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर। अब जो फिशर इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है, फिशर इंडेक्स नंबर बेसिकली इन दोनों के इंपैक्ट्स को जाहिर करता है। ये बढ़ा रहा था, ये कम कर रहा था, इन दोनों को आपस में जोड़ लगा दिया तो दोनों का इंपैक्ट खत्म हो गया, लेकिन क्वांटिटी डबल होगी, हमने उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास फिशर इंडेक्स नंबर आ गया। तो फिशर इंडेक्स नंबर आपकी प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन के ओवरस्टेट और अंडरस्टेटमेंट का जो फर्क है इन दोनों के अंदर, लेस्पेयर और पाशी के अंदर, तो फिशर जो है ये उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये ज्योमेट्रिक मीन है ना, दोनों आइटम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लेना। तो फिशर जो है ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, फिशर इज जीएम ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी। ठीक है, तो आप जब लेस्पेयर और पाशी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं,
तो हमारे पास फिशर प्राइस इंडेक्स आ जाता है, जिसमें कि इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करने का इम्पैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि फिशर जो है वो ये जो लेस्पेयर है ये इन्फ्लेशन को क्यों ओवरस्टेट करता है और पाशी इन्फ्लेशन को क्यों अंडरस्टेट करता है। समझ आ गई तो ठीक, नहीं तो ऐसे भी आपके लिए काफ़ी है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू वो MCQs में पूछ सकता है। तो अब देखा जाए तो फिशर का जो लेस्पेयर का जो नाम है वो है जी बेस ईयर इंडेक्स, पाशी का नाम है करंट ईयर इंडेक्स, क्योंकि इसने करंट ईयर की क्वांटिटीज को वेट के तौर पे लेना होता है। ठीक है जी। और ये इंडेक्स नंबर जो है आप देखें, लेस्पेयर इंडेक्स तो है वो तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा, वो कहता है कि यार कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है प्राइसेस के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने क्वांटिटीज के अंदर जो है वो कोई इतना चेंज नहीं किया और जितना क्वांटिटीज का चेंज है उसका वो इम्पैक्ट जो है वो प्राइसेस के चेंज के साथ एडजस्ट हो गया। पाशी भाई कहते हैं कि नहीं यार, चीज़ें सस्ती हुई हैं, चीज़ें सस्ती हुई हैं। कैसे सस्ती हुई हैं? पाशी जो है उसने ये कहा है कि भाई हमने क्वांटिटी जो है वो बढ़ाई है। देखो पेट्रोल की क्वांटिटी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है जी, तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या इम्पैक्ट आया है? गोल्ड भी मेरा बढ़ गया है। ओए शादी हो गई होगी बंदे की। देखें 2020 में उसके पास 0 गोल्ड था, अब उसके पास 7 यूनिट गोल्ड है। तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो 1,01,000 से कम होकर 65,000 हो गई हैं। अब ये पता नहीं क्या तोला सोने की बात हो रही होगी, हर तोला भी बहुत महंगा हो गया अभी तो। लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल या फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ये बात करता हूँ कि जब हम लोग ऐसी आइटम्स की प्राइस, देखो हुआ क्या, वीट तो महंगा हुआ और हमने वीट की क्वांटिटी भी बढ़ाई, तो यहाँ से तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ा। लेकिन पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ और हमने क्वांटिटी भी बढ़ा दी है। पक्की बात है अब इसकी शादी होगी, क्योंकि गोल्ड भी जो है उसने बढ़ाया है और क्वांटिटी भी बढ़ाई है और चावल भी बढ़ाए हैं। लो जी, चावल 20 kg से 30 kg तक चले गए। तो इसका यही मतलब है कि अब इसकी कंजम्पशन के पैटर्न्स भी चेंज हुए। तो लेस्पेयर भाई जो है वो कंजम्पशन के पैटर्न्स का चेंज जो है उसको कंसिडर नहीं करता। वो कहता है जो बेस ईयर की क्वांटिटी है वही करंट ईयर की क्वांटिटीज। तो कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हुआ और पाशी जो है वो करंट ईयर की कंजम्पशन जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटी कंजम्पशन के साथ वो भी यही अज्यूम करता है कि यार ये जो करंट ईयर में इस्तेमाल हुआ पिछले साल भी वही इस्तेमाल हुआ था। तो ये दोनों गलत है, लेस्पेयर भी गलत है, पाशी भी गलत है। ऐसे में इनका बड़ा भरा आएगा जो कि है फिशर, जो कहता है कि यार सारी चीज़ें छोड़ो, देखो कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। तो इन दोनों की बेसिकली वो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है इन दोनों के सेंटर में फॉल कर रहा होता है तकरीबन। देखो एक 100 था एक 71 था, तो ज्योमेट्रिक मीन इसके अंदर फॉल कर रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि यार बताओ इसकी रेंज क्या होगी। ज्योमेट्रिक मीन जो फिशर है वो लेस्पेयर और पाशी के दरमियान में फॉल कर रहा होता है, एग्जैक्ट दरमियान में नहीं होता लेकिन उसके बीच में होता है, उसके सेंटर में ही होता है। तो ये जनाब हमारे पास था लेस्पेयर, पाशी और फिशर, इनके आपस के प्रॉब्लम्स और इनकी आपस की कैलकुलेशन। अच्छा, जब आपको पता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से ही आंसर आता है, तो लेस्पेयर और पाशी का फिशर का फार्मूला बनाया जा सकता है। देखो कैसे बनाते हैं, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटीज और प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लेस्पेयर का फार्मूला लिख रहे हैं, तो लेस्पेयर के अंदर जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं वो बेस ईयर की होती हैं। इसका मतलब है कि हम इन दोनों के साथ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ समीशन का साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला किसका बन जाएगा? लेस्पेयर का। इसको मल्टीप्लाई करना है फार्मूला ऑफ फिशर के साथ। फार्मूला तो होता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, ये तो इंडेक्स नंबर का है। पाशी भाई कहते हैं कि क्वांटिटीज़ जो है वो करंट ईयर की इस्तेमाल होनी चाहिए, तो दोनों तरफ क्वांटिटीज़ ऑफ करंट ईयर लिख दिया, फिर उसके बाद समीशन का साइन लगा दिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिशर के इक्वल आ गया। तो फार्मूला जो है वो उसको मेमोराइज करना भी आसान है। आपको जो है वो बस ये पता होना चाहिए कि लेस्पेयर जो है वो करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को लेस्पेयर जब वो बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को एज ए वेट यूज़ करता है और पाशी जो है वो करंट ईयर की प्राइसेस को एज वेट यूज़ करता है। ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। वेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो यूटिलाइजेशन है उसको एक वेट असाइन किया है, एक वैल्यू असाइन की है। जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, उसका हमारे इंडेक्स नंबर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आना चाहिए। जो चीज़ कम इस्तेमाल करते हैं उसका हमारे इंडेक्स नंबर पे कम इम्पैक्ट आना चाहिए, और जो चीज़ नहीं इस्तेमाल करते उसका हमारे इंडेक्स नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए हम इसे वेटेड इंडेक्स करते हैं। और वेट किस चीज़ का होता है जी? प्राइस इंडेक्स के केस में, इन केस ऑफ प्राइस इंडेक्स
वेट इज क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज आपने कंज्यूम की हैं वो आपकी प्राइस इंडेक्स में आएंगी। एग्रीगेटेड का क्या मतलब है? एग्रीगेटेड का मतलब है कि ये जमा किया हुआ है, हमने सम किया हुआ है बहुत सारी आइटम्स का। प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि हम प्राइस का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। इंडेक्स नंबर का मतलब है, इंडेक्स का मतलब है चेंज ओवर टाइम कैलकुलेट करें। तो वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स का मतलब यह है कि हम एक ऐसा चेंज ओवर द टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम हर आइटम का एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो एग्रीगेट जो है वो सिंपल नहीं है, बल्कि उसमें वेट की वैल्यू है कि वेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया जी वेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर। तो प्राइस इंडेक्स जो है ये अब आपका जो है वो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, इसके बाद सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर मोर देन 1 ईयर के लिए फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड इस्तेमाल होता है। इसकी भी हमने स्लाइड्स देख ली हैं। सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हम सिंपल हर साल की प्राइसेस को ऐड कर देते हैं, और फिर वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर वो होता है जिसमें हर साल के प्राइसेस को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर जो है फिक्स बेस भी होता है और चेन बेस भी होता है, ये भी हमने देख लिया है। और वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स के अंदर लेस्पेयर, पाशी और फिशर जो है ये तीन हमारे पास फार्मूले आते हैं। ठीक है जी, हम लोगों ने जनाब ये इसकी इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग देख ली। ठीक है जी, दैट्स इट। एक छोटी सी हम चीज़ और कर लेते हैं। एक होता है जी कंजम्पशन इंडेक्स। कंजम्पशन इंडेक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, जैसे प्राइसेस का इंडेक्स होता है। मैंने आपको कहा था बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। ये चीज़ की इंडेक्सिंग भी कैलकुलेट की जा सकती है कि एक मुल्क के अंदर किन्नू जो होते हैं उसकी कंजम्पशन कितनी होती है। खासतौर पे हमारे जैसा मुल्क जो कि किन्नू एक्सपोर्ट करता है, हम ये ज़रूर सोचेंगे कि यार जो एक कंट्री है जिधर हम किन्नू एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ किन्नू कितनी है, इसकी भी कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे हमने कहा पॉपुलैरिटी इंडेक्स हो सकता है, जैसे एजुकेशन इंडेक्स होता है, लाइकलीनेस इंडेक्स होता है कि कौन किसको कितना लाइक करता है, किसी पब्लिक फिगर का लाइकलीनेस कितनी है। ठीक है जी, तो बहुत सारे इंडेक्स हो सकते हैं जिसमें हमने बस चेंज ओवर द टाइम कैलकुलेट करना होता है। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान जो है वो कनाडा को किन्नू इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करता है, तो 2020 में 450 मैट्रिक टन जो है वो एक्सपोर्ट हुआ था, और 2025 में हम लोग 500 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि इंडेक्स नंबर क्या है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2005 के अंदर इंडेक्स नंबर 2025 के अंदर 500 मैट्रिक टन अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 450 जो है वो पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये कितना बनता है जी 110, 111, 111 111 111 ठीक है जी। अच्छा 250 2025। अच्छा इसका ये मतलब है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में इंक्रीज आया है, एक्सपोर्ट इज इंक्रीज्ड बाय 11.11%। हमने 1 से जितना इंक्रीज किया ना उसे हम कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है 111 था ना, तो 100 उसमें से माइनस कर दिया क्योंकि 100 तो बेस ईयर का था। 11.11% से हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गई है। इसमें एक और वर्ड भी होता है, देखिएगा इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एक्सपोर्ट इज इंक्रीज्ड टू। अब 2 आ जाएगा तो उसके अंदर फिर पूरा लिखना होगा 111.11%, यानी कि इसका मतलब है कि ये बढ़ के 111.11% हो गई है, या इंक्रीज्ड बाय, तो इंक्रीज्ड बाय में फिर जो है ना वो हम पूरा लिख लेते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ आपका जेब खर्चा 500 रुपये, आपके पास इस वक्त जेब में 500 रुपये पड़े हुए, तो मैं कहता हूँ कि मैंने आपको 100 रुपये मजीद दे दिए, तो आपके पैसे इंक्रीज्ड बाय 100 रुपीज़ है, या आपके पैसे इंक्रीज टू का मतलब है बढ़ के कितने हो गए हैं, तो वो इंक्रीज टू 600 लिखेंगे आप। सही है जी, तो ये इंडेक्स नंबर के अंदर ये चीज़ भी पीछे भी इस्तेमाल होगी, जहाँ जहाँ पे इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज टू का जो वर्ड है ये आपने याद रखना है। तो ये क्वांटिटी इंडेक्स है जी। तो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो कैसे हो सकता है? सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स होगा जी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होगा हमारा सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है जी।
तो सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स जो है ये हमारा इस तरह से आ गया। इसी तरह से हमारा सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीपल ईयर्स में भी हो सकता है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, जितने भी सालों का होगा वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारा सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स चेन बेस भी हो सकता है। सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स चेन बेस, तो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट माइनस 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स भी हो सकता है, AQI एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। ये भी आपने इसको मिक्स नहीं करना, आजकल AQI का और भी मतलब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं उसको। और देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तो होता है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है उसने क्या किया, उसने किसी एक ऐसे इलाके की ऐसी एयर क्वालिटी को मेजर किया, उसको उसने जो है ना वो 100 कंसिडर कर लिए। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 400 है हमारा, तो इसका मतलब है कि हम उससे 300% ज़्यादा है, ठीक है, हम उससे 300% ज़्यादा पे बैठे हुए हैं। तो AQI ये इसका मैं कहता हूँ एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स बिल्कुल उसी तरह से होगा कि हम लोगों ने पूरी जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी भेजे हैं, जितनी भी एक्सपोर्ट की हैं कनाडा को, जो जो आइटम की, हम उन सब को जमा कर लें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमने कनाडा को अगर किन्नू भेजे और अगर कनाडा को घोड़े गधे ट्रांसफ़र किए, तो उन सब को सिंगल सिंगल वैल्यू काउंट हो जाएगी। अब गधे की वैल्यू तो ज़्यादा ना, ठीक है। यहाँ हमने कनाडा को अपने पास से एक्सपोर्ट किया, हम ह्यूमन क्या कहते हैं उसे, मैन पावर भी एक्सपोर्ट करते हैं। मैन पावर एक्सपोर्ट करने से क्या मुराद होती है, हम मजदूर भेजते हैं उधर जाके, वो मजदूरी करते हैं। तो मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक बंदा और एक माल्टा बराबर तो नहीं हो सकते, क्या ख्याल है। हम उनको मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक माल्टा और एक मशीनरी का यूनिट तो इक्वल नहीं हो सकते। तो फिर हमें एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर फिर कुछ प्राइसेस ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो प्राइसेस के केस में फिर वही वेटेड एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा जी, वेटेड एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे फिर वही सवाल आ जाएगा कि अब वेट किसको रखें। तो क्वांटिटीज़ के केस में सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो उसकी प्राइस ही वेट होता है। तो प्राइसेस के केस में क्वांटिटी को वेट रखेंगे और क्वांटिटीज़ के केस में प्राइसेस को वेट रखेंगे। अब फिर यहाँ पे फिर वही सवाल आ जाएगा कि लेस्पेयर है, पाशी है या फिशर है। तो लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज़ ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज़ ऑफ बेस ईयर, ये तो था जिसको कंपेयर करना था। लेस्पेयर क्या करता है, बेस ईयर की वेट को जो है वो डालता है। तो बेस ईयर की प्राइसेस को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बेस ईयर की प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारा लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स आएगा। क्वांटिटी का इंडेक्स है क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। अच्छा, लेस्पेयर वेट किसको रखता है, लेस्पेयर बेस ईयर की चीज़ों को वेट रखता है। तो बेस ईयर की प्राइसेस जो है वो वेट में आ जाएंगी, P0। इसी तरह से पाशी क्वांटिटी इंडेक्स जो है वो क्या होगा, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। अब पाशी जो है वो करंट ईयर की प्राइसेस को वेट रखेगा, करंट ईयर की वैल्यूज को वेट रखता है, विच इज प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। और फिशर इंडेक्स बिल्कुल उसी तरीके से, फिशर क्वांटिटी इंडेक्स ये लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय पाशी क्वांटिटी इंडेक्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है जी। तो ये है जनाब क्वांटिटी इंडेक्स और प्राइसेस इंडेक्स। इसी तरह से हम किसी भी और चीज़ का इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तरीका यही होगा कि उस इंडेक्स की कैलकुलेशन सिंपल क्वांटिटी के केस में क्वांटिटी ऊपर और बेस ईयर की जो क्वांटिटी है वो नीचे रखेंगे। और फिर उसी तरह से हम चेन बेस भी कर सकते हैं, हम लोग एग्रीगेटेड भी कर सकते हैं, वेटेड एग्रीगेटेड भी कर सकते हैं। तो ये चार बेसिकली हमारी मेन कैटेगरीज हैं इंडेक्स नंबर की जो हम लोगों ने यहाँ पे की हैं। तो यही फार्मूले यहाँ पे लिखने चाहिए थे, खैर मैंने जगह बनाई थी लेकिन आगे लिख दिए, तो आगे ही समझें। तो प्राइस इंडेक्स के केस में ये आपकी चार मेन कैटेगरीज होती हैं। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर मोर देन 1 ईयर के केस में फिक्स बेस और चेन बेस मेथड इस्तेमाल करते हैं आप।
और वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स के केस में लेस्पर, पाशी और फिशर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो प्राइस इंडेक्स हो, क्वांटिटी इंडेक्स हो और भी कोई इंडेक्स हो, आपने इंडेक्स का अंडरस्टैंडिंग ले लिया है कि ये एक ही आइटम को ओवर द टाइम कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है और आप उसमें डिफरेंट बेसिस रखते हैं जिससे उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत जो चीज़ की है वो ये है कि ये इंडेक्स नंबर का ये आंसर जो आता है इसका मतलब क्या है, और उसके मतलब को हमने यहाँ पे बड़े गौर से समझा है कि प्राइसेस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का क्या मतलब है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी आगे फर्दर और डिस्कशंस करेंगे, रियल एंड नॉमिनल वेजेस और इसके अलावा CPI और इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे।